तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ये आपका क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले में पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी इसके कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन थर्ड हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एंड along with that we'll get to know about ideal and non-ideal solutions, ठीक है। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आप इधर 12th की बोर्ड की बात करो या फिर नीट, जेई या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करो, उसमें आपको सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से 50% ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। सॉल्यूशन से, पूरा सॉल्यूशन से जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस रहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 50% रहता है प्रोबेबिलिटी कि कोई क्वेश्चन आपके लिए आए, ठीक है। तो आइए जानते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस अगर बोला जाए तो पहले क्या ख्याल आता है दिमाग में कि टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड होगा, उस लिक्विड में कुछ मिला हुआ होगा, ये सॉल्यूशन हो सकता है। पर सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो when 2 or more non-reactive substituents are mixed homogeneously, that mixture is known as solutions, ठीक है। तो क्या पता चला कि जब 2 या उससे ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जो कि होमोजेनस हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये दोनों को हम कहते हैं इसके कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो आपका कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशंस के, इसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपका बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट्स के बेसिस पे देखें तो जो सॉल्यूशंस हैं वो इधर बाइनरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, क्वाटरनरी हो सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हो। टर्शियरी में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 होता है, क्वाटरनरी में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है और जो सॉल्यूट है वो क्या है। बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी के बारे में समझने से पहले जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब दैट कंपोनेंट व्हिच इज अवेलेबल इन द मैक्सिमम अमाउंट
सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट, एंड उसके अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हो तो उसमें कितने सॉल्वेंट होंगे? एक ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो एक ही होता है। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट का कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो बाइनरी में सॉल्यूट कितने होंगे? एक होंगे। वैसे अगर टर्शियरी की बात करें उसमें टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं, पर सॉल्वेंट तो एक ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हुए? 2 बनेंगे। अगर हम क्वाटरनरी की बात करेंगे तो क्वाटरनरी में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 हैं, पर सॉल्वेंट तो एक ही होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, तो यहां पे आप पॉइंट बना सकते हैं कि a solution can have multiple number of solute but only one solvent। ठीक है, तो एक ही सॉल्वेंट हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन पे, पर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इस बेसिस पे सॉल्यूशंस को बाइनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम लोग aqueous या नॉन aqueous कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्वेंट के बेसिस पे डिवाइड करने जाएं सॉल्यूशंस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट्स हम इनको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्वस एंड सेकेंड इज नॉन एक्वस। तो एक्वस वो है जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? आपका वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। पर नॉन एक्वस में वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम सॉल्वेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशंस को डिवाइड करें तो इट कैन बी एक्वस और नॉन एक्वस। अगेन हम अगर कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसे डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, हम इसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इधर इट इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। क्या है बच्चों? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड क्या है? वो सॉल्यूशन जिसमें अभी भी हम और सॉल्यूट ऐड कर पाए। मानो किसी एक सॉल्यूशन में 500 ग्राम तक चीनी ऐड हो सकता है, बट अभी 400 ग्राम चीनी एडेड है, तो अभी हम और 100 ग्राम ऐड कर सकते हैं, तो दैट विल बी अनसैचुरेटेड। तो लिख सकते हैं हम कि द सॉल्यूशन इन विच more solute can be added। ठीक है, तो सैचुरेटेड फिर क्या है? तो सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड ही ना कर पाएंगे। तो क्या है कि इट इज द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो मन में क्या ख्याल आता है? भाई हम तो पुष्पा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अब तुम मुझे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे दो, मैं तो फिर भी उसमें चीनी ऐड करूंगा ही, क्योंकि मैं तो झुकने वाला हूं नहीं। ठीक है, ऐड कर सकते ही नहीं ऐड कर सकते। हमें कोई बोलता है कि 500 ग्राम शुगर के साथ एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, तो अभी वो 500 ग्राम ऐड करने के बाद मैं अगर और 100 ग्राम ऐड कर दूं, मुझे कौन रोकेगा?
नहीं भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। अगर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, अगर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड। तो इसे याद रखना कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं, देन दैट अमाउंट ऑफ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड। तो हम यहां पे और एक टाइप लिखे हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड। ये सुपर सैचुरेटेड क्या है? सुपरमैन का भाई होगा? नहीं, वैसा नहीं है। तो ये सैचुरेटेड का अपग्रेडेड वर्जन है। भाई अपग्रेडेड वर्जन क्या है? तो यहां पे एक छोटी सी चीज हम लोगों को दिमाग में रखनी है। तो वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। उसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, बट आगे पढ़ेंगे। अभी पहले ये याद रख लो, सॉल्युबिलिटी वो है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है? एक थोड़ा पानी ले लो, उसमें आप मिलाते मिलाते जाओ चीनी। अगर 500 ग्राम चीनी मिलने के बाद और नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? उसको थोड़ा हीट कर दो। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसमें और थोड़ा चीनी ऐड हो जाएगा। ठीक है? पर आप तो बोले थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और जो सॉल्यूट है जहां पे अभी हम चीनी मान रहे हैं वो और ऐड नहीं हो सकता। पर अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करते हो देन उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है एंड उसमें और भी सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is more than it can dissolve। समझ में आया? ये कब हो सकता है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम थोड़ा हीट करें, उसमें थोड़ा और सॉल्यूट ऐड कर दें, फिर छोड़ दें। अब क्या हुआ? जो सॉल्यूट्स हैं वो अभी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए हैं, बट वो उतना डिसॉल्व कर नहीं पाता अगर हम टेम्परेचर राइज नहीं करते। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसका खासियत क्या है कि इसमें सॉल्यूट उतने मात्रा में है जितना कि ये कभी डिसॉल्व कर नहीं पाता। तो दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके साथ साथ आप अपना नोट्स चेक कर लेना जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप या फिर आप एनसीईआरटी बुक चेक कर सकते हो। उसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। उस टेबल को थोड़ा याद करने की कोशिश करना, जिसमें सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व हो तो, या फिर सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो, या सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हो तो क्या बनता है, एंड उसके एग्जाम्पल्स एक पूरा टेबल बन के है, वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है? दीज आर एक्चुअली द टर्म्स और यूनिट्स जिनके बेसिस में हम एक सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। हम मोल कंसेप्ट में 11th में इसके बारे में पढ़े होंगे, लाइक योर मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी। तो आइए इसे एक बार फिर से रिकैप करते हैं और एक दूसरे के साथ हम इन दोनों को रिलेट करेंगे इसके बाद। तो लेट्स टॉक अबाउट मोलैरिटी फर्स्ट। So molarity is equal to number of moles of solute divided upon volume of solution in liters। ठीक है? And we express it as capital M। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M की तरह। ठीक है? और देखो, क्योंकि ये जो मोलैरिटी है ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके वजह से मोलैरिटी विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्योंकि हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे तो वॉल्यूम में चेंजेस होगा। ठीक है? तो अगर टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो वो मोलैरिटी पे भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है? समझ में आया?
तो अगर टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्ट करेगा एंड वी हैव द फॉर्मूला कि वॉल्यूम इफेक्ट करता है मोलैरिटी को, तो टेम्परेचर विल आल्सो इफेक्ट द मोलैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, एंड मोलालिटी मीन्स इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। ठीक है, पर एक चीज देखो, यहां पे वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्या क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास। इन दोनों में से कोई भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, यहां पे मोल्स में कुछ चेंजेस नहीं होंगे और मास में भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा मोलालिटी पे? नहीं डालेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, नोट बना लो अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मैलिटी के बारे में। तो नॉर्मैलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कैपिटल N से। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स अवेलेबल है सॉल्यूशन में, दैट इज अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें क्या देता है? नॉर्मैलिटी। और क्योंकि यहां पे वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस वजह से नॉर्मैलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यू कैन राइट कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा और एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। ये x नहीं है, ये काई है। ठीक है, x मत याद रखना, काफी सारे बच्चे इसको x बोलते हैं। ये x नहीं है, ये क्या है? काई है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल को हम काई बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मानो अगर 100 नंबर ऑफ मोल्स टोटली प्रेजेंट है एक मिक्सचर में। ठीक है, एंड उसमें से A का 50 है, B का 50 है, तो B का कितना परसेंटेज है या फिर कितना अमाउंट ऑफ A अवेलेबल है सॉल्यूशन में? आधा है, 1/2 है ना? तो दैट इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। हाउ मच फ्रैक्शन of that particular substance is available in the whole mixture is known as the mole fraction। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर A और B मिलके हैं तो A और B के मिक्सचर में ये है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस divided by total number of moles। ठीक है, समझ में आया मोल फ्रैक्शन? अच्छा, कोई बता सकता है कि क्या ये मोल फ्रैक्शन डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे? अच्छा बताओ, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर के साथ चेंज हो गए? टेम्परेचर बढ़े या घटे? नहीं होंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A चेंज होंगे टोटल टेम्परेचर के साथ? नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जो मोल फ्रैक्शन है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या है? इट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? इंडिपेंडेंस डे मनाते हो ना अगस्त में, तो ये स्वाधीन है टेम्परेचर से।
ये टेम्परेचर एक अंग्रेज है, इसने उसको भगा दिया कि मैं तुझ पे डिपेंडेंट नहीं हूं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। हम 4 टर्म्स के बारे में पढ़े, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जिसमें से हमारा मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड आपका मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। याद रहेगा? चलो नोट करो। और 3-4 छोटे छोटे कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहां पे आप दोनों का जो यूनिट है इधर ग्राम रख सकते हो या फिर केजी रख सकते हो, पर याद रखना दोनों का यूनिट सेम रखना है। ठीक है, देन सेकेंड आप देख सकते हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अगर इसका ग्राम रखोगे तो इसका ml रखोगे, अगर इसका केजी रखोगे तो इसका लीटर रखोगे। ठीक है, याद रहेगा। और आपका आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रहेगा ये तीनों? क्या होगा, ये तीनों के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करके दे देगा कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इतना परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो आपको क्या मिल जाएगा कि इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। ये बताने के लिए क्वेश्चन में ये टर्म यूज कर लेगा क्वेश्चनर कि जो आपका वेट बाय वेट परसेंटेज के हिसाब से वो सॉल्यूशन को दे देगा, या फिर वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से दे देगा, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हिसाब से दे देगा। ठीक है, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने मिलेगा, दैट इज ppm। क्या मतलब है इसका? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। 10 to the power 6 को हम मिलियन कहते हैं, है कि नहीं? 10 लाख को मिलियन कहते हैं ना, दैट इज 10 to the power 6। तो वेट हो या फिर वॉल्यूम हो सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय दैट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 विल गिव यू द ppm। ठीक है, इसको याद रख लेना। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में तो पढ़ लिए, अब इन सबको एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखते हैं सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट ऑल दीज इन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोट दे दो, पहले हम मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी के साथ रिलेट करके देखते हैं, और ये जो फॉर्मूले हम लिखेंगे इसे हमें मरते दम तक नहीं भूलना है। तो राइट डाउन, काई या मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू m(m1) डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m(m1)। तो जहन में आता होगा कि कौन है ये, कहां से आते हैं ये लोग। नहीं, वैसे नहीं है, इनको हम लिखेंगे। m मीन्स हमें पता है क्या? मोलालिटी। ठीक है, काई का तो ऐसे भी पता है, इट इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और क्या है यहां पे आपका m1। ठीक है, m1 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे और भी दो चीजें आप याद रख लो कि यहां पे chi2 लिख दो, एंड chi2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सेम आप यहां पे लिख सकते हो m2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड chi1 इज द मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट।
ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूले को याद कर लो जहां पे हम डेंसिटी को याद रखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय मोलैलिटी प्लस m2 बाय 1000। ये m2 क्या है, याद है कि भूल गए? लिखे हो ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट। ठीक है, एंड यहां पे हम थर्ड फॉर्मूले को ऐसे याद रखेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 dx2 या dchi2 डिवाइडेड बाय m1 chi1 प्लस m2 chi2। ये तीन फॉर्मूले को हमें याद रखने हैं जो कि बहुत जगहों पे हमारे यूज होंगे। यहां पे आप और भी एक लिख सकते हो, D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलों को याद कर लो ताकि हम इनको कन्वर्जन में यूज कर सके, एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट करने में, मल्टीपल क्वेश्चंस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों को याद रख लो क्योंकि क्या है कि chi2 जो कि सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m1 एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होल इनटू 1 बाय मोलैलिटी प्लस m2 बाय 1000। m2 का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और तीसरा फॉर्मूला ये है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 प्लस dx2 डिवाइडेड बाय m1 x1 प्लस m2 x2। यहां पे याद रखना ये जो कैपिटल M है ये मोलैरिटी है, पर m1 एंड m2 आर द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इन तीनों को याद रखो एंड अभी के लिए नोट डाउन कर लो। तो आइए थोड़ा लिक्विड्स के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे तो उससे पहले लिक्विड्स के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जो लिक्विड्स हैं मेन क्या है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, एंड इसके वजह से उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये फ्लो कर जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। इन लोगों का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है, नो डेफिनाइट शेप, पर इन लोगों का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, पर ये जो डेफिनाइट वॉल्यूम है ये क्यों है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेस करके उनका वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। Although they have weak intermolecular forces, but the molecules are close packed to one another. एक दूसरे के बहुत करीब है ताकि इन लोगों को प्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनका और एक प्रॉपर्टी है दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब के वोलाटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट वोलाटिलिटी विल लीड अस टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, वोलाटिलिटी ऑफ लिक्विड, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल टू leave the liquid surface and escape into the surrounding। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी। जैसे
आप लोगों को एक सरफेस में बिठाया गया है कि भाई थोड़ा देखो, पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ के समझो, पर दिमाग क्या कहता है कि यहां से उड़ चलते हैं, फुर्र करके खेलने चले जाएंगे, फुर्र करके यूट्यूब में कुछ और देख लेंगे, गाना सुन लेंगे, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, होता है ना। ये सब आप लोगों का वोलेटिलिटी है। तो वही सेम कुछ चीजें लिक्विड के पास होता है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके सरफेस से उड़ जाना चाहते हैं कि हम तो खुले आसमान के परिंदे हैं, हम तो खुले आसमान में ही उड़ेंगे। तो वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस से हमारे एस्केप हो जाते हैं सराउंडिंग के लिए, ये जो टेंडेंसी है, ये जो गुण है, इसे हम क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी। ठीक है, ये जो वोलेटिलिटी है ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले अटेन हो जाता है। इट इज अटेन्ड बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मानो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो रूम टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ वाटर के सरफेस से वायुमंडल को या हमारे एटमॉस्फेयर को एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वोलेटिलिटी का प्रोसेस ये चलता रहता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा फिर सारा का सारा गैस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, लिक्विड के सरफेस से सराउंडिंग को चले जाते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले अटेन हो जाता है। ठीक है, तो जितना एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वोलेटिलिटी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वोलेटिलिटी इज मोर व्हेन द एस्केपिंग टेंडेंसी इज मोर। जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तब वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल के भीतर का जो ऑपरेट करने वाले फोर्सेस वो जितना स्ट्रांग होंगे वोलेटिलिटी उतना कम होगा। तो हम लिख सकते हैं वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है, the phenomena in which liquid molecule escapes from the liquid surface is known as क्या? evaporation। क्या बोलते हैं इसको? evaporation। ये जो evaporation है ये टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ evaporation proportional to e to the power minus hv by RT। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए ये बोल रहा हूं। रेट ऑफ इवापोरेशन प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस hv by RT, जहां पे hv का मतलब है लैटेंट हीट। ठीक है, द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम यहाँ पे पर एक पॉइंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको उतनी जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप ये चीज याद रखना कि रेट ऑफ इवापोरेशन राइजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो जो Hb है, द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या करता है? Hv ये क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि ये फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे उनको ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा हीट या उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and inversely proportional to the evaporation। क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा इवापोरेट करने के लिए उतना ज्यादा कम इवापोरेशन होगा। ठीक है, तो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो तब ज्यादा होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा या फिर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना कम इवापोरेशन होगा। समझ में आया?
तो ये जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लैटेंट हीट का मतलब क्या है, वो हीट जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो लैटेंट हीट क्या है, ये जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये पूरा मॉलिक्यूल को वेपोराइज करने में यूज हो जाता है, ये टेम्परेचर राइज नहीं कराता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है HV इज कंप्लीटली यूज्ड इन ओवरकमिंग द attractive forces and does not affect any rise in temperature, ठीक है। क्या है कि जो लैटेंट हीट है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाता है और टेम्परेचर के राइज में कोई मदद नहीं करता, या फिर टेम्परेचर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पे हमको एक चीज याद और रखना है, वो क्या है कि जो इवापोरेशन है वो ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितना लिक्विड अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लिक्विड होगा तो ज्यादा इवापोरेट होगा, अगर कम लिक्विड होगा तो कम इवापोरेट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन is proportional to the number of molecules present in the liquid surface, ठीक है। मानो यहां पे ऐसा लिक्विड है, ठीक है, यहां पे दिस मच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं। पर अगर हम एक लार्ज सरफेस एरिया लें जहां पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को इवापोरेट करेंगे, ठीक है। इवापोरेशन के लिए ज्यादा जगह मिल रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी इवापोरेटेड टू द एटमॉस्फेयर से, इसीलिए द रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिक्विड सरफेस। तो हम लोग लिक्विड के बारे में जाने और इसके वोलेटिलिटी के बारे में, जो फेनोमेना को हम इवापोरेशन कहते हैं उसके बारे में जाने, एंड उसके बाद हम उसका जो वेपोराइजेशन का लैटेंट हीट है एंड ऑल, इन सब के बारे में भी जानने को मिला हमें। अभी हम क्या देखेंगे कि जो लिक्विड एंड वेपर के भीतर इक्विलिब्रियम रहता है, वी कैन गिव हेडिंग एज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मानो कि ये एक टब है जिसमें बहुत सारे लिक्विड्स हैं। अब हम इसको ढक देते हैं किसी एक ढक्कन से, क्या करें, इसे हम ढक दिए, ठीक है। तो अभी यहां पे दो फेज रहेगा, ठीक है। यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी टेम्परेचर हो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करता है, वेपर फेज में रहता है। तो ये वाला जो इसका फेज है वो क्या है, लिक्विड फेज, एंड ये क्या है उसका, वेपर फेज, ठीक है। तो एक चीज यहां पे हमें याद रखनी है कि
किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर फेज में इवापोरेट होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वेपर भी कंडेंस होते हैं लिक्विड फेज में। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि जो ये इक्विलिब्रियम है ये तभी एस्टैब्लिश होगा जबकि ये ढका हुआ होगा, जब ये एक क्लोज्ड सिस्टम होगा। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम is established only when the system is closed। ठीक है, सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। एंड ये चीज भी याद रख लीजिए, अगर वेपर फेज में होने वाले लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज is more than rate of condensation will be higher। ठीक है, जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अवेलेबल है ना, ये फिर चेंज नहीं होंगे। जब इक्विलिब्रियम एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो जितना लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा उतना वेपर फेज से लिक्विड फेज में आएगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो फिर क्या होगा कि यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फेज ये भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज वो भी चेंज नहीं होगा। दैट इज नोन एज द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो वेपर फेज है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वेपर फेज में, इनके एक प्रेशर एक्सर्ट होता है इनके द्वारा, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेज, द मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो वेपर फेज में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फेज में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस में वो सब अगेन वेपर फेज में जाना चाहते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग अभी पढ़ने बैठे हैं, विंडो से दिख गया कि कुछ लोग खेलने चले गए, उन्हें देख के हमें भी जाने का मन करता है, हम भी इवापोरेट हो जाते हैं वहां पे। उसी तरह क्या है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस में है इन वेपर फेज को देख के उनका भी मन उछलता है कि मैं भी थोड़ा उछल जाऊं वेपर फेज में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस सरफेस में होने वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके वजह से इस वेपर फेज में एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, the pressure exerted by the liquid molecules in vapor phase is known as the वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग इसे? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है कि जो लिक्विड फेज में होने वाले मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फेज में जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके वजह से वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन मानी है कि हम क्या किए, अब इस जो बिकर है या टब है इसका टेम्परेचर अब राइज कराए तो क्या होगा? थोड़ा सोचो, हाँ सोचो। अगर हम इसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन हाई होगा। हम इवापोरेशन पढ़ने के टाइम पे ये सुने थे कि क्या, जब इवापोरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की कोशिश करेंगे।
अगर ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब मानो अभी 5 लोग ठेल रहे थे, अभी 50 लोग मिलके ठेल रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब अभी कुछ मॉलिक्यूल्स यहां तो वेपर फेज में जाने की कोशिश कर रहे थे, अभी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि अगर हम टेम्परेचर राइज कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर फेज में जाने की कोशिश करेंगे, एंड फॉर दैट रीजन जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर राइज कराएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। याद रहेगा ये, देखो, चलो नोट करो इसे। तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved completely in a given amount of solvent at a given temperature is known as क्या, solubility। समझ में आया? सबसे ज्यादा जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट या फिर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके साथ हमें और दो टर्म को जानना पड़ेगा, एक है डिसोल्यूशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन क्या है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट इंक्रीजेस द concentration. This process is called क्या, dissolution। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के भीतर का अट्रैक्शन उतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊज आउट हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इफ द फिजिकल फोर्सेस बिटवीन dissolved solute molecules and solvent are insufficient, then solute molecules crystallizes out. ठीक है, क्या होता है, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर के डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि आपका राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मूव करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का नोट्स प्रॉपरली बनाना और इन सब को ठीक से याद रखना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।